नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बरसात हो रही है, लेकिन मुंबई वासी चाहकर भी अच्छे मौसम का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। घर से बाहर निकलो नहीं कि सड़कों पर गड्ढों से सामना हो जाता है। छोटे बड़े हर साइज के गड्ढे मुंबई की सड़कों पर दिख ही जाते हैं। ये है मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर का दफ्तर और यहीं से मुंबई के सुधार के लिए करोड़ों रुपए सालाना खर्च किए जाते हैं। यहीं से सड़कों की मरम्मत के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। यही वो जगह है जहां से हर साल दावा किया जाता है कि मुंबई की सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे, लेकिन देखिए क्या है यहाँ की हालत। पालिका ने कहा था कि इस बार जो है वो एक अलग प्रकार का जो है कोल्ड मिक्स यूज करेंगे, लेकिन ये देखिए कि गड्ढे भरने के लिए या रास्ते बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है वो मुंबई के एक ही बारिश में, जो बड़ी बारिश हुई सोमवार से लेकर अभी तक थोड़ी बारिश हो रही है, उसमें ही जो बह जा रहा है। अगर हम गड्ढों की बात करें तो आइए हम दिखाते हैं आपको। ये कुछ गड्ढे हैं यहाँ पे, अगर इसमें पानी भरा आपको दिख नहीं पाएगा कि ये गड्ढा है, लेकिन अगर मैं इसमें अपना पैर डुबा लूं तो देखिए कि कितना बड़ा गड्ढा है ये। बीएमसी के दफ्तर के ठीक बगल में है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों को अपनी बदहाली का बयान करते कुछ सड़क जरूर मिल जाएंगे जहाँ पर हर आकार के गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैनहोल है और इस मैनहोल की वजह से जो है कैसा ये गड्ढा तैयार हुआ है। इस मैनहोल को हमने नापा तो ये मैनहोल से जो गड्ढा तैयार हुआ है वो तकरीबन 44 इंचेस का ये गड्ढा तैयार हुआ है। अगर आप ये पूरा पैच भी देखें, मेरे कैमरा पर्सन किरण सबकाल आपको दिखा रहे हैं, पूरा पैच अगर रास्ते का देखें तो यहाँ पे हमें अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के जो है वो छोटे बड़े गड्ढे जो है वो दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से गड्ढे में जब गाड़ी जाती है तो तकलीफ होती है, गाड़ी चलाने वाले को भी तकलीफ होती है, गाड़ी में बैठा हुआ है उसको भी तकलीफ होती है। और ऐसे ही रास्ते जो है और या ऐसे ही गड्ढे मुंबई के बहुत सारे रास्तों पे जो है वो बारिश के बाद तैयार हुए। मुंबई में दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें तो साफ दिखता है कि सड़कों पर गड्ढों की संख्या न सिर्फ बढ़ जाती है, बल्कि सबको देखकर तो यही लगता है कि इन्हें फलने फूलने के लिए बहुत मौके मिल रहे हैं। आर्थर रोड जेल के पास मोनोरेल बनाने का काम चल रहा है। सड़क को कुछ साल पहले ही सीमेंट का बनाया गया था, लेकिन यहाँ के गड्ढे किसी भी वाहन चालक के लिए सरदर्द बन सकते हैं। बहुत तकलीफ होती भाई, मैं कितनी बार गिर चुका हूँ। मेरी बीबी का खुद एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई इधर वहाँ पे साइन हॉस्पिटल। हाँ, कसम से झूठ काहे को बोलो उसमें। नहीं, लेकिन ये गड्ढे जो हर साल ऐसे आते हैं, उसके लिए आप क्या कहोगे? क्या करेंगे अब, यहाँ के वो बीएमसी वाले ने देखना मांगता ना, ये सब चीज करती है बीएमसी, ऐसा नहीं, लेकिन बराबर से काम नहीं होता है। देखा कि लोग जो है कहीं ना कहीं नाराज है, कहते हैं कि बीएमसी बोलती तो है, करती थे, लेकिन काम जो है वो बराबर से नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये गड्ढा है। बड़ा सा एक गड्ढा हमने जो यहाँ पे स्पॉट किया है, आर्थर रोड जेल के बाहर ही है। और यहाँ पे जब कोई भी ड्राइवर या टू व्हीलर वाला जो जाता है तो उसको परेशानी होती है। मुंबई के वडाला इलाके में मिलते हैं शहर के सबसे बड़े गड्ढे। यहाँ के लोगों से ही सुनिए इनकी आप बीती। आप मुझे बताइए, ये जो गड्ढा हमेशा ऐसा ही रहता है? ऐसे ही रहता है, कितना भी बनाए फिर ऐसे ही होता है। हमको तकलीफ भी होता है, कभी गिर भी सकते हैं, गाड़ी इधर उधर कोई भी आता है अचानक। हर बारिश में ऐसे ही हालत? हर बारिश में ऐसे ही। बीएमसी से शिकायत करने के बाद? बहुत कर चुके, कोई नहीं आता, कोई इधर देखने भी। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस भी है। सर, कितना तकलीफ होता है इसमें, ये गड्ढे को लेके? बहुत तकलीफ होती है सर। लेकिन हमेशा ऐसे ही रहता है गड्ढा? हाँ जी सर, हमेशा ऐसा ही रहता है। सुना बहुत सारे लोगों से, ट्रैफिक पुलिस से सुना, यहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे भी सुना कि हमेशा जो है, आप बताइए। हमेशा ऐसे प्रॉब्लम होता है, हमेशा। वो कोई भी टाइम, देखो पीछे गटर भी फूटा हुआ है, वो गटर का भी रिपेयरिंग नहीं होता है। तो लोग कह रहे हैं हमेशा कि ये गड्ढा जो है वो हमेशा ऐसे रहता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा गड्ढा है। मुंबई के पूर्वी हिस्से सायन का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देखिए कुछ इस तरह के गड्ढे हैं, और इसे देखकर यहाँ के अंदरूनी हिस्सों के रास्तों का अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं। तकरीबन इस गड्ढे की अगर हम डेप्थ कहे तो ये तकरीबन 4 से 5 इंच इसकी डेप्थ रह सकती है। ये गड्ढा जो है वो ऐसे क्रूशियल जंक्शन पे जहाँ से यहाँ से भी गाड़ियाँ आती हैं, और अगर गाड़ी सिग्नल पार होते हुए यहाँ पे आ जाती है तो गाड़ी को या बाइक वालों को जो है वो बहुत तकलीफ हो जाती है कि ये कंट्रोल करना, क्योंकि ये गड्ढा ऐसी लोकेशन पे कि ये अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। तो इसमें सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो अथॉरिटीज़, कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है इस रास्ते की देखभाल करते, उन्होंने अभी तक इस गड्ढे को क्यों नहीं भरा, और क्या ये अथॉरिटीज़ जो है वो कोई डिजास्टर या कोई एक्सीडेंट होने के बाद ही ऐसे गड्ढों को भरेगी?
मुंबई के पश्चिमी हिस्सों का भी हाल बदहाल ही है। बस से जाते हैं तो बस से गिरने का चांस रहता है, बस टेढ़ी हो जाती है। क्या बात करें, कितने बड़े बड़े गड्ढे जाते हैं। अच्छा। हाँ, मैं 2 बार बच गया गिरते समय पकड़ के। अच्छा, यहाँ पे काफी लंबा ट्रैफिक जैम भी हो जाता है इन गड्ढों की वजह से, और हर बार बीएमसी बड़ी टेक्नोलॉजी, विदेशों से लेके आने वाली टेक्नोलॉजी का दावा करती है, कहती है कि नए मटेरियल विदेशों से लाए जाएंगे, टेक्नोलॉजी भी लाई जाएगी, लेकिन अंत में वही होता है, मुंबई की सड़कों पर लोगों को गड्ढों से जरूर जूझना पड़ता है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर शिवसेना की सत्ता है, और अब ये सुनिए कि शिवसेना के आला नेता उद्धव ठाकरे आखिर इन सड़कों की बदहाली का ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं। की मुंबई महापालिका ही टीकेचा धनी असेल, काय जरा कुठ की महापालिका काय करते, काय पाऊस जोरात पडतो त्याने महापालिका काय करणार। पण आज सुद्धा मला एका गोष्टीचं नक्कीच समाधान आहे, आता पाऊस कुठे नुकताच सुरू झाला म्हणून जास्त काही समाधान मी व्यक्त करण्याचं धाडस करत नाही, पण मला खात्री आहे जरी धाडस केलं तरी संपूर्ण पावसाळा हा कुठेही पाण्याची तुंबातुंबी न होताच मुंबईकरांना अनुभवलेली असं मला दिसतं। बारिश में लोग घंटों खराब सड़कों की वजह से जाम में फंसे रहते हैं। सड़कों के एक गड्ढे बारिश के दौरान पानी से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अंदाजा ही नहीं होता है कि आखिर ये कितने खतरनाक हैं। और इसी वजह से मुंबई की सड़कों पर कई हादसे भी इस दौरान होते हैं। मयूरेश गणपति के साथ विद्या, मुंबई आज तक। गोरा और काला, इस थीम पर बॉलीवुड में गाने भी बने, चले भी, फिल्में भी बनी, बिकी भी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गोरी एक्ट्रेस ने किसी एक्टर के काले रंग की वजह से उनके साथ काम करने से मना कर दिया। पहली बार बॉलीवुड में रंग भेद की बात सामने आई है, वो भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे तपे हुए एक्टर के साथ। माँ का आशीर्वाद और सनग्लासेस के बिना तो हम घर से बाहर ही नहीं। कोई पूछेगा कहीं को मारा तुझे, तो मैं बोलेगा आपने तो पॉकेट मलिक, इनका स्टेटमेंट लिखो। ओके सर। तोड़ हुआ है ना। किरदारों में जान फूंक कर उन्हें कालजयी बना देने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैरान है। इस संजीदे कलाकार का सामना ऐसे हालात से हुआ जो बॉलीवुड के लिए नया, अटपटा और अपमानजनक है। बॉलीवुड की एक हसीन अदाकारा ने नवाजुद्दीन की हीरोइन बनने से इसलिए हाथ खड़े कर दिए क्योंकि वो काले और सामान्य दिखते हैं। मैंने जब सोचा कि भाई मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, माँ को बोला या आसपास जो मोहल्ले वाले थे कि यार अपनी शक्ल तो देख ले, कहाँ पे तो दिखता है। तो ये चीजें तो मतलब सिर्फ वही नहीं, हर जगह है कि माँ भी बोलती है ना कि बेटा बीवी बहू लेके आएगा तो गोरी लेके आना, है ना। तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, ये पता नहीं क्या है, क्यों है, ये सारी चीजें, ये है तो है, ये फैक्ट है। ये नवाजुद्दीन ने गोरे काले के भेद का नया मसला दिखाया है। नवाजुद्दीन की माने तो बॉलीवुड कई तरह के भेदों के साथ साथ रंग भेद का भी शिकार है। हिंदी सिनेमा में रंग के आधार पर एक्ट्रेस चुनी जाती है। इसका खुलासा नवाजुद्दीन ने एक ट्वीट के जरिए किया। मुझे ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया कि मैं किसी गोरे और हैंडसम के साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काला हूँ और मैं दिखने में भी अच्छा नहीं, लेकिन मैंने कभी इन चीजों पर खास ध्यान ही नहीं दिया। बहुत टेक्निकल है। नवाजुद्दीन ने ना तो इस ट्वीट की वजह बताई, ना ही संदर्भ बताया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका ये ट्वीट फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज के कास्टिंग डायरेक्टर संजय चौहान के उस इंटरव्यू का जवाब था जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन के बारे में कुछ खुलासे किए थे। तभी ये राज सामने आया कि चित्रांगदा सिंह ने नवाजुद्दीन के रंग को आधार बनाकर उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। संजय चौहान ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि नवाजुद्दीन के साथ किसी गोरी और ग्लैमरस एक्ट्रेस को कास्ट करना अटपटा लगता है। आज नवाजुद्दीन ने इसकी पुष्टि भी कर दी। क्या हुआ आपके साथ कि आपने ऐसा कहा? वही हुआ था जो उसने कहा था, उसका मैंने जवाब दे दिया। तो क्या इंडस्ट्री ऐसी है कि मतलब? नहीं, इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, बट किसी एक ने जब बोला तुमने उसका जवाब दे दिया, वो भी इंडस्ट्री से ही है। अगर सिनेमा संस्कृति, समाज और मुल्क की सोच का आईना है तो बॉलीवुड उस नजीर से कोसों दूर है। आज तक ब्यूरो। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने यह तो कह दिया कि अभिनेता संजय दत्त को पुणे की यरवदा जेल के अंदर किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दी गई थी। वो वहां एक आम कैदी की तरह रहे थे, लेकिन सरकार ने अदालत में जो दस्तावेज पेश किए
उन सब में खुद गड़बड़ी नजर आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज ये दोनों दस्तावेज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दायर किए गए थे। ये हलफनामा येरवाड़ा जेल के सुप्रिंटेंडेंट तोलाराम पवार ने पिछले साल किया था और ये महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल ने इस हफ्ते। दोनों ही दस्तावेज ये दावा करते हैं कि अभिनेता संजय दत्त जब 1993 बम धमाकों की सजा काट रहे थे तब उनको आम कैदी की तरह येरवाड़ा जेल में रखा गया था। लेकिन इन्हीं दस्तावेज को जरा गौर से देखिए। पवार के हलफनामे के अनुसार संजय दत्त के जेल जाने के बाद पहली बार जब पैरोल मिला तो वो 21 दिसंबर 2013 को जेल से निकले और 22 मार्च 2014 को वो वापस जेल पहुंचे। इस दौरान वो पूरे 92 दिनों के लिए जेल से बाहर रहे, जो कि जेल के नियमों का उल्लंघन था। वहीं अब जो हलफनामा सरकार ने पेश किया है उसके अनुसार दत्त 22 दिसंबर को छुट्टी पर गए और 21 मार्च को वापस आ गए। पैरोल के अलावा दत्त की एक दूसरी छुट्टी फरलो को लेकर भी ऐसे ही मतभेद देखने को मिल रहे हैं। पवार के हलफनामे में लिखा है कि दत्त 1 अक्टूबर 2013 को छुट्टी पर गए थे और 30 अक्टूबर को वापस आ गए थे, जबकि लेटेस्ट हलफनामे के अनुसार दत्त 2 अक्टूबर को जेल से छुट्टी लेकर बाहर आए थे और वो 29 तारीख को वापस जेल पहुँच गए थे। As per the affidavit filed by the Tolaram Pawar in the last year, there are many discrepancies between the two documents, which was filed today by the Advocate General and filed by the Superintendent of Jail, Tolaram Pawar. दरअसल एक दूसरे कैदी प्रदीप भालेकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि दत्त को जिस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, वैसी ही सुविधाएं दूसरे कैदियों को भी दी जाए। दत्त एक बार छुट्टी खत्म होने के बाद समय पर नहीं लौटे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें सजा देने के बजाय उन्हें माफ कर दिया था। लेकिन ऐसा हर कैदी के साथ नहीं किया जाता और सरकार के इन 2 हलफनामों ने तो एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब इन दोनों हलफनामों में सही कौन सा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। सालों जेल में काटने के बावजूद संजय दत्त की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस तरह से तारीखों और आंकड़ों में फेरबदल किया गया है उससे साफ नजर आता है कि दूसरे कैदियों के मुकाबले संजय दत्त को ज्यादा सहूलियतें दी गई हैं। कैमरामैन योगेश सावंत के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में इतना ही। वक्तों के छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप आज तक।